Hello guys, I am your Jiten Patel. I warmly welcome to you to my this new YouTube channel Jimmy the Blogger. Sorry for the previous video जिसमें मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन अब मैंने जो मेरा माइक है वो काफ़ी नज़दीक लगाया है, तो आई होप कि अब आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है वो क्लियर आ रही होगी। अगले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फॉल और विंटर इनटेक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और मैं अगर कोई नया व्यूअर है यहाँ पे तो ऊपर आई सेक्शन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कि एक्चुअली IELTS है क्या, व्हाट इज़ द IELTS एग्ज़ाम, एंड सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग दैट और सम मिथ रिगार्डिंग IELTS जो कि आपको पहले से क्लियर कर देना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि हमें IELTS देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या तो जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम देते हो या देने वाले होते हो तो उससे पहले उसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे वो यूज़ होता है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कई केस में कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, अपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया और बाद में आपको पता चलता है कि इसके लिए IELTS मैंडेटरी थी ही नहीं, आप विदाउट IELTS भी ये कर सकते थे। या तो IELTS देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए IELTS ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें IELTS एग्ज़ाम की तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये उसका फुल फॉर्म तो आप अगर गूगल पे भी खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका अगर आप जो मीनिंग नहीं समझोगे तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसी यूनिक एग्ज़ाम है ना तो जिसका कोई कट ऑफ है और ना ही जिसका कोई सिलेबस। हाँ फ्रेंड्स, मैं सही बोल रहा हूँ, ना इसका कोई कट ऑफ है और ना इसका कोई सिलेबस, इसीलिए ये बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम है। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसका कोई कट ऑफ ही ना हो, लेकिन कट ऑफ वेरी होता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर। अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो आपका कोई कट ऑफ होगा, अगर आप डिप्लोमा के बाद जा रहे हो तो कुछ अलग होगा, डिग्री के बाद जा रहे हो तो कुछ अलग होगा, और अगर आपको PhD करनी है तो कुछ अलग होगा। तो ऐसे कट ऑफ वेरी होता है। और सिलेबस इस एग्ज़ाम का इसलिए नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज की एग्ज़ाम है, और यहीं पे पॉइंट चेंज होता है उन व्यूअर्स के लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि इतना सिलेबस है, ऐसा ऐसा एग्ज़ाम में आता है, ऐसा करोगे तो आप पास हो जाओगे, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, आपके ध्यान में कई केस आएंगे जो कि वेरी डल स्टूडेंट होते हैं, एटी लाते, ब्लॉग चलाते, फिर भी एग्ज़ाम सिंगल ट्राई में क्लियर कर देते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट होगी जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टॉपर होंगे, लेकिन इसमें ट्राई पे ट्राई देने के बाद भी वो पास नहीं कर सकते। इसका वही रीज़न है। और अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो अभी से मगज़ में एक थिंग क्लियर कर दो कि ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, और लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी पाना या पकड़ पाना वो उतना ईजी नहीं होता है। अब अगर सबसे पहली बात करें कि ये एग्ज़ाम किसको देनी पड़ेगी, जी हाँ, कंपलसरी मैं बोल रहा हूँ कि किसको देनी पड़ेगी, तो उसके लिए मेन थ्री रीज़न है। अगर आप हायर स्टडी के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप फ़ॉरेन में बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ जाकर, और तीसरा अगर तो आप एज अ माइग्रेट या माइग्रेशन के लिए जाना चाहते हो, जिसे हम कहते हैं PR। और इन तीनों केस में अगर आप उस कंट्री पिक कर रहे हो जहाँ की फर्स्ट या सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए मैंडेटरी है। अब दूसरी बात, ये एग्ज़ाम किसको देनी चाहिए। अब ऑलमोस्ट सभी लोग यही मानते हैं कि IELTS कोई स्टूडेंट की मतलब कोई स्टूडेंट IELTS की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो और IELTS की एग्ज़ाम में अगर आप 7 बैंड या 7.5 इवन 8 बैंड लाते हो तो उसका एक प्रोफिशिएंसी लेवल बनता है, जिसे हम A1 A2 B1 B2 के ग्रेड पे डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो, जहाँ कि आपको हर रोज़ नए नए लोगों से मिलके अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी होती है, या मान लो कि जो गर्ल्स होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, उनका काम ही यही होता है कि अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से किसी
उनके जो बायर होते हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो उनके रिज्यूमे में अगर ये जो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट लगता है तो वो उनके रिज्यूम में एक जेंटल पुश ज़रूर क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आइल्स जो दे रहा है वो बाहर जाने के लिए दे रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका एम बाहर जाने का नहीं है लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लानी है, एक लैंग्वेज जो कि सीखना बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें भी आप माहिर होना चाहते हो, तो आइल्स आप लोगों के लिए। अगर हम थोड़ा और डीप में जाए कि किस बेसिस पे आइल्स को डिफ़ाइन किया गया है, तो हम सब जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के मेन 4 पिलर होते हैं। उसको सुनना और समझना, उसको पढ़ना और समझना, उस लैंग्वेज को लिख पाना और उस लैंग्वेज को बोल पाना। अभी बहुत सिंपल आपको लग रहा है कि ऐसी 4 बेसिस तो सब में होते हैं, लेकिन ये बहुत समझने वाली चीज़ है। मैं मराठी बोल सकता हूँ लेकिन मैं मराठी पढ़ नहीं सकता, या कोई अगर बोल रहा है तो मुझे समझने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। सेम केस हर लैंग्वेज में होता है। आप पंजाबी कोई बोल लेगा तो आप समझ सकते हो, लेकिन आप पंजाबी लिख नहीं पाते। उसका मतलब ये है कि आपको पंजाबी नहीं आती। आप सिर्फ समझ सकते हो या आप सिर्फ सुन सकते हो और समझ सकते हो, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी अपनी प्रूव करनी है तो ये चारों की चारों चीज़ आपको आनी चाहिए, और आइल्स में यही है। अगर चारों चीज़ आई तभी आपके बैंड आएंगे, वरना बैंड नहीं आएंगे। अब नया वर्ड यहाँ आता है, बैंड क्या है? तो बैंड एक सिंपली स्केल है, जैसे हम परसेंटेज कहते हैं, यहाँ आइल्स में उसको बैंड कहते हैं, जो वेरी करता है 0 to 9। अगर आपके 9 बैंड आ रहे हैं उसका मतलब आप एक्सपर्ट यूज़र हो, उस लैंग्वेज में आपने महारत हासिल की है। और 0 बैंड आता है उसका मतलब आपने एग्ज़ाम दी नहीं है। अगर दोगे तो आधा, 1 या 1.5 बैंड तो आप इजीली ला सकते हो। अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन करें कैसे, मटेरियल कहाँ से लाए और उसके रिगार्डिंग। अभी हम उसके डीप में नहीं जाएंगे कि अभी जो मैंने बोला कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग क्या है, क्योंकि वो चीज़ वो बहुत डिटेल होने वाला है, तो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। अभी हम कवर करेंगे कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपने मन बना लिया कि एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए तो प्रिपरेशन कैसे करें। पहली मेरी आपको एडवाइस ये है कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, अगर इंग्लिश आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो शायद आपको क्लासेस या कोई कोचिंग सेंटर या किसी भी मटेरियल की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे दूसरे बच्चों को पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश से आप पहले से ही रिलेशन रख चुके हो, इंग्लिश आपको पहले से आती है, तो उसका सिलेबस पढ़ के और उस पर प्रैक्टिस करके आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के क्राइटेरिया आपको पहले से बनाने होंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको हायर बैंड लगेंगे, या डिप्लोमा में जाना है तो लोअर बैंड लगेंगे। अब बात आती है कि वो स्टूडेंट जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैं क्रैक कर सकूंगा या नहीं, तो अगर तो आप कोई सिटी या कोई गांव में भी रहते हो तो आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर है, अच्छा सा कोचिंग सेंटर मैं बोल रहा हूँ जो रेप्यूटेड हो, ना कि आपको सिर्फ एडमिशन दिलवा के आपके जो होमवर्क है वो भी चेक ना करे, आपके मतलब फीडबैक में आपको कुछ ना मिले, ऐसा कोई कोचिंग सेंटर प्रीफर मत करना। और वो कैसे सर्च करते हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ के पास आउट स्टूडेंट को आप पूछिए कि यहाँ का कोचिंग कैसा है। दूसरा, गूगल पे जाइए, रिव्यू चेक कीजिए। अब बात आती है कि आपने कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर लिया और वहाँ से तो ऑब्वियसली आपको मटेरियल अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर तीसरी बात कि आप और कहाँ से मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उनके जो बुक्स आती है, कैम्ब्रिज सीरीज़ 1 to 14। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कैम्ब्रिज 5 to 14 कीजिए, क्योंकि जो उसकी प्रीवियस 4 बुक है उसका सिलेबस आउटडेटेड है। अभी जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो 5 to 14 तक आ रहा है। तो कैम्ब्रिज की बुक्स सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर कर रहा हूँ, वो आइल्स के लिए मतलब एक आइडियल बुक हो सकती है। चौथी, जब आप अपना जो डेट बुक करवाएंगे तब आपको मटेरियल मिलेगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पांचवी चीज़, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल है जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा, क्योंकि अभी कॉपीराइट का मुझे कुछ इतना मालूम नहीं है, तो वो मैं सब करके उनकी लिंक भी डाल दूंगा। छठी चीज़ जो आती है, ऑफिशियल साइट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, या तो ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी। अब ये ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी क्या है वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ, लेकिन उनकी ऑफिशियल साइट पे उनका जो मटेरियल है वो भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और लास्ट थिंग, सबसे बेस्ट चीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा पास आउट स्टूडेंट है जिसने आइल्स क्रैक की है,
और उसका मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हो, तो उनका मटेरियल लीजिए, उनका एक्सपीरियंस भी लीजिए। मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है इस एग्ज़ाम के लिए। जो लोग बोलते हैं कि फ़र्स्ट ट्राई में नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस एग्ज़ाम का, उस वहाँ के एटमॉस्फेयर कैसा होता है उसका कोई नॉलेज नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप उस स्टूडेंट के पास जाइए जिसको इसका एक्सपीरियंस है और उसका मटेरियल लीजिए। तो ये तो हो गई सारे मटेरियल की बात। अब बात आती है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर बात आए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो आपके 12th में इस एग्ज़ाम को कंटेन मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप अच्छे से 12th की प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जब बात आती है डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स, ये तीनों चीज़ ऐसी होती है जिसका लास्ट सेमिस्टर में उतना बर्डन नहीं होता है। हालांकि मास्टर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बैचलर का तो है कि लास्ट सेमिस्टर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं और कोई केस में किसी का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ होता है उसका होता है, जिसका कोई हमें बर्डन होता नहीं है एक्चुअली में। तो आप उस समय को एज अ गोल्डन टाइम पिक करके आपकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये एग्ज़ाम पहले ट्राई में बहुत कम परसेंटेज जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, करते हैं लोग। कई मेरे फ्रेंड ने फर्स्ट ट्राई में क्रैक की है और अच्छे बैंड से की है। तो क्रैक तो होती है फर्स्ट टाइम में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कर ही डालोगे। तो बेटर है कि आप उतना एडवांस में चले जाए। दूसरा रीज़न ये है कि डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी डेडलाइन होती है और डेडलाइन इतनी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि हमारा इंटेक और उनका इंटेक बहुत अलग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब पास आउट हो गए तब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके 1.5 या 1.5-2 मंथ में आप एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप लकी हो और आप मतलब आपका हो जाएगा एडमिशन। लेकिन नहीं होता है तो आपको इंटेक डिफ़र करना पड़ेगा, या आप डीमोटिवेट हो गए कि मेरे फ्रेंड को ये हो गया और मैं अब नहीं जा पाऊँगा या मैं विंटर में जाऊँगा, ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले से प्रिपरेशन शुरू कीजिए ताकि आपकी जो डेडलाइन है उससे पहले आपके हाथ में आपका TRF हो, मतलब कि आपके हाथ में आपका रिज़ल्ट हो। अब बात आती है कि आगे की क्या प्रोसीजर है। तो अब मैं डायरेक्ट स्किप हो रहा हूँ कि मान लो कि आपने अपनी एग्ज़ाम की डेट बुक कर ली है। अब इसका मीनिंग क्या है? जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ना अब मैं बैंड ला सकता हूँ, तो आपके कोचिंग सेंटर अगर आप ज्वाइन हुए हो तो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके सिटी में IDP या ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिस है तो डायरेक्टली आप फेस टू फेस जाके वहाँ पे आप अपनी डेट बुक करवा सकते हो। डेट बुक करना मतलब आपकी एज अ एग्ज़ामिनर, एग्ज़ामिनर नहीं, एज अ आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उसकी एक वैलिड रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं कि आप एक एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसे कहते हैं डेट बुक करना। अब डेट कितनी होती है? पर मंथ 4 डेट होती है IDP एज वेल एज ब्रिटिश काउंसिल में। ये दोनों एक एजेंसी या आप कह लो कि भी एक बोर्ड्स है दोनों जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर बनता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ईज़ ऑल एग्जामिनेशन में। तो अगर बात करें कि आप जब एग्ज़ाम की डेट बुक कर देते हो, उसके बाद जब आप मान लो कि हमने 20 तारीख को हमारी एग्ज़ाम है, तो उसके 2 या 3 दिन पहले आप पे मेल आएगा कि आपका एड्रेस जो है, वेन्यू है जो कहाँ है। जनरली जो अच्छी अच्छी होटल होती है सिटी की, वहाँ पे उनका वेन्यू होता है। तो 2 या 3 दिन पहले आपको मेल आएगा। और एक चीज़, इसमें पैनिक नहीं करने का कि मेरा मेल क्यों नहीं आया। वो 2 या 3 दिन पहले ही आपको मेल करेंगे कि आपको इस होटल पे आपका LRW देना है और इस होटल में आपका स्पीकिंग है। LRW मतलब लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। एस का मतलब है स्पीकिंग। स्पीकिंग सेम डे नहीं होगा, या तो अर्लियर होगा या तो आफ्टर होगा। एक दिन स्पीकिंग नहीं होगा क्योंकि ये वो पॉसिबल नहीं होता कि इतने सारे स्टूडेंट का एक ही दिन स्पीकिंग ले ले, क्योंकि वो आपके लिए भी एक मेंटली प्रेशर होता है और जो एग्ज़ामिनर होता है उनको भी मतलब इवेल्युएट सही से करना होता है, क्योंकि इसकी फ़ीस जो 13,250 थी वो अब शायद 14,000 होने वाली है। और 14,000 इज़ नॉट लाइक स्मॉल अमाउंट टू पे। सो बिफोर यू अप्लाई और बिफोर यू टेक अ डेट, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वेदर आई शुड गो फॉर दिस डेट और नॉट। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो उसके 14 दिन बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर रिज़ल्ट आप डायरेक्टली नेट पे से देख सकते हो। जो आपका ईमेल आईडी आपने दिया हुआ है उसमें एक कोड या पिन जैसा आएगा, वो पिन डालकर आप रिज़ल्ट एक्सेस कर सकते हो। और अगर कोचिंग सेंटर पे हो तो आप अपने टीचर के कांटेक्ट में होंगे तो वो भी आपको रिज़ल्ट दिखा देंगे। तो रिज़ल्ट में उतना कुछ टेंशन वाला नहीं है, के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाता है।
सो गाइज़ आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपको लगता है कि ये वीडियो आप या ये चैनल शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर कि आप जो सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए। और मेरा जो नया अकाउंट है इंस्टाग्राम का, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो वीज़ा रिलेटेड या आइल्स के रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड, तो आप उस इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए। विदिन 1 to 2 डे में आपके जो भी क्वेरी आपको सॉल्व आउट कर दूंगा। ओके, सो बाय।